हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, अभी 10 जुलाई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस के संबंध में एक अहम फैसला दिया गया। आज के इस वीडियो में उसी फैसले के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि मेंटेनेंस का सेक्शन है, उसके तहत क्या मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला के संबंध में 1986 में एक कानून बना था भारत की संसद के द्वारा। उस कानून में मुस्लिम महिला जो तलाकशुदा होती है उसके मेंटेनेंस के संबंध में किस तरीके का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, 1985 यानी 1985 में एक केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इसमें पति के द्वारा मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। जाहिर है कि वो केस फैमिली कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा। पति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। उसको मेंटेनेंस के ऑर्डर को पति ने चैलेंज किया। इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया कि मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक तलाकशुदा महिला अपने पति से तलाक के बाद सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तलाक के बाद 3 महीना 13 दिन का इद्दत पीरियड होता है जो महिला को बिताना होता है। तो हस्बैंड के द्वारा कहा जाता है कि इद्दत पीरियड के बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। यह बातें कहते हुए जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसको सेट असाइड करने के लिए कोर्ट से प्रेयर की जाती है। अब साथियों, इस मामले में पति की अपील को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए निरस्त कर दिया जाता है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मुस्लिम महिला जो कि तलाकशुदा है वो भी जब तक कि दूसरी शादी ना कर ले तब तक अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सेक्शन 125 है जो सीआरपीसी का, जिसमें कि कोई महिला अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करती है, उसमें यह दिया गया है कि जो डिवोर्स वाइफ है यानी तलाकशुदा पत्नी, वह भी मेंटेनेंस ले सकती है जब तक कि वो सेकंड मैरिज ना कर ले या वो खुद कुछ करने ना लगे। उसमें हिंदू मुस्लिम की बात 125 में नहीं दी गई। वो सभी धर्मों के लिए है, जब किसी कम्युनिटी के अगर कोई स्पेशल लॉ नहीं है तो यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 125 का जो अपील थी हस्बैंड की उसको खारिज करके और महिला के लिए, तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर जो हुआ था उसको कंफर्म कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा। अब यह आदेश हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, एक प्रिंसिपल आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि तलाकशुदा जो मुस्लिम महिला है वह भी 125 सीआरपीसी के तहत अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है जब तक कि वो रीमैरिज ना कर ले। अब उसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो देखते हैं कि वो कौन सा कानून है, उसमें कौन से प्रावधान थे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस शाहबानो के ऐतिहासिक केस में ऐतिहासिक फैसला देने के बाद भारत की संसद के द्वारा मुस्लिम महिला जो कि तलाकशुदा थीं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक विधेयक लाया जाता है जो कि कानून बन जाता है, पारित हो जाता है। मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। 1985 में आदेश हुआ, 1986 में ये कानून पारित हो गया। और इस एक्ट के सेक्शन 3 में तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन किए जाते हैं मेंटेनेंस और उसके स्त्री धन के संबंध में। सेक्शन 3 में कहा जाता है कि जो डाइवोर्स मुस्लिम महिला होगी वो इंटाइटल होगी उचित व्यवस्था एवं मेंटेनेंस इद्दत पीरियड के भीतर देना होगा। फेयर मेंटेनेंस उसको इद्दत पीरियड तक के लिए देना होगा। आगे कहा जाता है कि बच्चे चाहे तलाक के पहले जन्म में हो चाहे तलाक के बाद जन्म में हो, 2 साल तक उनके मेंटेनेंस की उचित व्यवस्था करनी होगी। मेहर तो शादी के वक्त ही या शादी के बाद दे देना होगा। मेहर का प्रोविजन होता है मुस्लिम मैरिज में। आगे कहा जाता है कि शादी के वक्त या शादी के बाद रिश्तेदारों के द्वारा, पति या पति के घर वालों के द्वारा, मायके वालों के द्वारा, किसी के भी द्वारा महिला को जो स्त्री धन दिया जाता है, उपहार या कुछ भी हो,
वो सारा स्त्री धन है, उस स्त्री धन को भी पाने की अधिकारिणी होगी मुस्लिम महिला। यह भी प्रोविजन किया गया सेक्शन 3 में ही कि अगर महिला को उसका स्त्री धन सामान वगैरह नहीं दिया जाता तो महिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन दे सकती है और एप्लीकेशन दे के उन तमाम सुविधाओं को लेने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने निवेदन कर सकती है। इस तरीके से यह आदेश पारित कर दिया गया। इसमें और भी काफ़ी प्रोविजंस किए गए। डिटेल में 1986 का जो एक्ट है उसके बारे में किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। आज हम ब्रीफ में यहीं तक ही सीमित रहते हैं। तो दोस्तों 1986 में यह कानून बनने के बाद मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स यह मान लिया जाता है कि अब 125 सीआरपीसी के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को हमेशा के लिए या जब तक वो दूसरी शादी न कर ले मेंटेनेंस का आदेश पारित नहीं किया जाएगा, सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए ही दिया जाएगा इस कानून में, 1986 के कानून में। अब देखते हैं कि उसके बाद दोस्तों क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट जो केस पहुंचा, जो 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें ऐतिहासिक आदेश पारित किया, उसमें क्या होता है। 1986 में जो मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट जो पारित होता है, उसके बाद यह इशू अलग अलग अदालतों में पहुंचता है, हाई कोर्ट भी पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है। और पतियों के द्वारा कहा जाता है कि साहब तलाकशुदा पत्नी है, सेक्शन 3 1986 का जो कानून है उसके तहत मेंटेनेंस ले सकती है, वो भी सिर्फ इद्दत पीरियड तक। 125 सीआरपीसी के तहत हमेशा के लिए नहीं ले सकती, या जब तक वो दूसरी शादी ना करे तब तक के लिए नहीं ले सकती। और अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा इसमें अलग अलग फैसले भी दिए जाते हैं। मसलन एक केस पहुंचता है मुंबई हाई कोर्ट, करीम अब्दुल रहमान शेख वर्सेज शहनाज करीम शेख। इसमें मुंबई हाई कोर्ट की फुल बेंच के द्वारा कहा जाता है कि 1986 का जो केस है उसमें रोका नहीं गया कि 125 सीआरपीसी में मुस्लिम महिला तलाकशुदा है जो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक केस पहुंचता है जोहरा खातून वर्सेज इब्राहिम। इसमें भी मुंबई हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया जाता है और फाइनली ये कहा जाता है कि 125 के तहत भी तलाकशुदा मुस्लिम विमेन मेंटेनेंस ले सकती है। इसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट एक केस पहुंचता है, फिर शाहबानो के ही नाम से, कोई दूसरी शाहबानो थी, शाहबानो वर्सेज मोहम्मद इमरान। इकबाल बानो का एक केस पहुंचता है 2007 में। इसमें भी ये कहा जाता है कि 125 सीआरपीसी के तहत भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला मेंटेनेंस ले सकती है। 1986 के कानून में रोका नहीं गया कि 125 में नहीं ले सकती। इसी दौरान उस्मान खान वर्सेज फातिमुन्निसा बेगम 1990 में एक केस पहुंचता है हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा। इसके अगेंस्ट फैसला दिया जाता है जो अभी तक दिया गया। यह कहा जाता है कि भाई 1986 में एक एक्ट पारित हो गया तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए, उसमें सेक्शन 3 में मेंटेनेंस की व्यवस्था दी गई है, उसमें जाके लें, 125 सीआरपीसी के तहत नहीं ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण केस पहुंचता है दानियल लतीफ़ी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सेक्शन 3 जो है 1986 का अधिनियम का, उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि सेक्शन 3 के तहत जो मेंटेनेंस मिलेगा वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक कन्फाइंड नहीं है, इद्दत पीरियड के बाद भी ले सकती है सेक्शन 3 में ही महिला तलाकशुदा मेंटेनेंस। तो इस तरीके से अलग अलग आदेश अभी तक होते रहे। अब साथियों एक केस जो 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया इसी तरीके का, देख लेते हैं कि उसमें क्या मामला था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी डिसाइड किया गया 10 जुलाई को, मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस तेलंगाना राज्य, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्तन जी मसीह, ये 2 न्यायमूर्ति थे, डिवीजन बेंच थी, जिनके द्वारा यह फैसला दिया गया। इसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला के द्वारा 125 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दाखिल किया जाता है फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट के द्वारा इंटरम मेंटेनेंस का आदेश पारित कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट पति हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में ये बात कहता है कि भाई मैं पत्नी को तलाक दे चुका हूँ और 125 सीआरपीसी के तहत वो हमेशा के लिए मेंटेनेंस नहीं ले सकती, सिर्फ 1986 के कानून के तहत इद्दत पीरियड के लिए ही ले सकती है, जैसा कि पहले कहा गया। तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा पति की बात नहीं मानी जाती है, मेंटेनेंस के ऑर्डर को कन्फर्म कर दिया जाता है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हुए यह कहा जाता है कि चाहे 1986 का मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट हो, चाहे 2019 का जो 3 तलाक के नाम से जाना जाता है कानून, वह कानून हो, यह दोनों पर्सनल लॉ के कानून किसी सेकुलर लॉ पे
भारी नहीं हो सकते, हावी नहीं हो सकते, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। 125 के अतिरिक्त एडिशनल सप्लीमेंट्री व्यवस्था है, चाहे 1986 का कानून हो चाहे 3 तलाक का कानून हो। और यह भी इसमें कहा गया कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट 125 के मुकदमे के दौरान अगर डिवोर्स हो जाता है तो महिला 2019 के जो 3 तलाक अधिनियम जो 2019 पास हुआ उसके तहत भी जा सकती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा जाता है कि 125 सीआरपीसी के तहत कोई भी महिला, चाहे शादीशुदा हो चाहे तलाकशुदा हो, मेंटेनेंस अपने पति से प्राप्त कर सकती है। तो जो 2007 में इकबाल बानो केस में, 2009 में शाह बानो वर्सेज इमरान खान के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये आदेश पारित किया गया कि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी भी अपने पति से 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस ले सकती है, वही आदेश 10 जुलाई को मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस तेलंगाना राज्य के केस में भी पारित किया गया। तो ये एक प्रिंसिपल कंफर्म कर दिया गया जो पहले भी कहा जा चुका था कि 125 सीआरपीसी के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दोस्तों साथियों, आप इस जजमेंट से कहाँ तक सहमत हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। यह जानकारी कैसी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।